तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट सेम टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज लेस देन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 0.1 मोलर यूरिया मतलब यूरिया का वेंट फैक्टर क्या है, आई, और NaCl का वेंट फैक्टर क्या है, 2, क्योंकि Na+Cl- 2 आयनों में डिसोसिएट होगा, तो इसका वेंट फैक्टर हो गया 2। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है ICRT, मतलब आई के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन तो सेम दिया हुआ है, तो आई जिसका ज़्यादा पाई उसका ज़्यादा। तो यहाँ पर NaCl का आई ज़्यादा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सो तो यूरिया का जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लेस देन NaCl ही होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या, इसके अंदर जो सॉल्यूट का जो नंबर है और मास है उसमें भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 49 का क्वेश्चन है, यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं एक बार। दिया हुआ है E0 AU प्लस से AU 1.69, AU3 प्लस से AU 1.40 वोल्ट, और हमको जानना चाहता है कि ये क्या होगा, AU प्लस से AU+3। मैं आपको मेथड दिखाता हूँ, अगर आपको आपका मेथड से आ रहा है तो आप उसी से करिए। तो मैंने पहले लिया AU3+, तो उससे जा रहा है AU+, फिर उससे जा रहा है AU। हम देखो AU+3 से जब AU+ जाएगा उसको हमको निकालना पड़ेगा, तो हम इसको पकड़ लेते हैं E0 डैश, सॉरी, अरे पकड़ लेते हैं E डैश। AU+ से AU हमको दिया हुआ है, AU+ से AU 1.69, और AU3+ से हमको AU दिया हुआ है 1.40। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन का बैलेंस लिखें तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो मैं इसको मतलब डेल जी को जब बैलेंस करते हैं तब हम -NF लेते हैं। तो अब डायरेक्ट ही लिख देना, ये माइनस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देना इसका इलेक्ट्रॉन और इसको, इसका जो सेल का पोटेंशियल है इसको गुना करके आप लिख देना 3 × 1.40 इक्वल्स टू क्या होगा, ई डैश इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, प्लस 1.69 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.6, सॉरी 4.2, 2 ई डैश प्लस 1.69। तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा पॉज करके कर देता हूँ। तो हमारा जो आंसर होगा अप्रोक्स ऐसे आ जाएगा, पर यहाँ पर एक गलती है, छोटा सा मिस्टेक। हमने क्या पकड़ लिया कि हमने AU3+ से AU को बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा गया AU+ से AU, मतलब AU3+ से हमने इसका निकाला AU+ का, बट हमको यहाँ पर उल्टा पूछा गया AU+ से AU3+ का, मतलब हमने निकाला रिडक्शन पोटेंशियल और हमको बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए। तो हम क्या कर देंगे, हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम माइनस लगा देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकला क्या 1.255 वोल्ट। तो ये होगा आपका आंसर। अब 50 का क्वेश्चन है, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर A and B इज गिवन बाय द इक्वेशन P इक्वल्स टू 180 XA प्लस 90 mmg, देन द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B। तो देखो, जब ये प्रेशर का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर PA0 निकालें, तो जब PA0 होगा, प्योर PA सॉल्यूशन होगा, तब
ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक से 1 होगा और एक्स भी कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर एक्स के प्लेस पर हम 1 पुट करते हैं, तो 190, तो ये होगा 270। और पी बी नॉट हम निकालें, तो जब पी बी नॉट निकालेंगे तब एक्स से कितना होगा, एक्स से तो 0 होगा ना, पी और बी सॉल्यूशन में तो एक्स का मोल फ्रैक्शन 0 ही होगा। और बी में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो 1 होगा। तो ये इसमें हम एक्स से को 0 पुट करते हैं, तो आ गया 90। अब इसका रेशियो पूछ लिया, तो पी ए नॉट बाई पी बी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 270/90, तो ये होगा 3:3/1, मतलब 3:1 होगा इसका आंसर। तो मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कोई थोड़ा छोटा बहुत मिस्टेक हो गया तो उस पर ध्यान मत देना। अब 51 का क्वेश्चन क्या पूछ गया, ए 5% सॉल्यूशन बाय मास, मतलब कि हमको परसेंटेज W/W दिया हुआ है 5% ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या दिया, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, केन शुगर इन वाटर सॉल्यूशन दिया हुआ है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 273.15 केल्विन। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो देखो ये सॉल्यूशन वाटर का है, तो के एफ तो दोनों में ही सेम होगा, दोनों सॉल्यूशन में के एफ का वैल्यू सेम होगा। तो हम क्या जानते हैं, डेल टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के वी इंटू एम। तो आई भी सेम, के वी भी सेम। तो अगर हम इसका रेशियो ले लेते हैं, डेल्टा टी एफ 1 फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन इज शुगर केन का सॉल्यूशन, एंड डेल्टा टी एफ 2 फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ये हम ले लेते हैं, तो क्या आएगा कि M1, यह है मोलालिटी, M1/M2। अब मोलालिटी क्या होता है, तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाऊंगा कि देखो ये 5 ग्राम जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब है 5 ग्राम जो सॉल्यूट मतलब सुक्रोज या ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब सॉल्वेंट का वैल्यू क्या होगा, सॉल्वेंट का वैल्यू बोथ केस में ही 95 ग्राम होगा, मतलब 100 - 5 तो 95 ग्राम होगा। और मोलालिटी की मतलब क्या है, मोलालिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय W ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना। तो जब हम M1/M2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ सुक्रोज बाय W ऑफ वाटर इन केजी, यहाँ पर भी सेम आएगा, N2 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर W इन केजी। ये देखो दोनों केस में ही वाटर 95 ग्राम प्रेजेंट है, तो हम दोनों को काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया N1/N2। अब N1 को हम क्या लिखते हैं, W1/M1, W2/M2। अब देखो 5 ग्राम तो दोनों सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है, आपका 5 ग्राम जो सॉल्यूट है वो तो दोनों सॉल्यूशन में ही 5 ग्राम है, तो हम W1 W2 भी सेम होगा यहाँ पर, तो इसको भी काट देते हैं। तो अब हमको आ गया डेल्टा टी एफ 1 डेल्टा टी एफ 2 इक्वल्स टू क्या होगा, M2 ऊपर जाएगा M1 नीचे आएगा, तो M2/M1, M2 किसका है, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या होगा 180 मोलर मास, और सुक्रोज का क्या है 342। अगर आप इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.085। ये क्या आ गया, सॉरी इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हम अप्रोक्स 0.5 मान लेते हैं। तो देखो मतलब मैंने यहाँ 180 और यहाँ पर मैंने 360 मान लिया, मतलब 0.5 से ज़्यादा ही आएगा, तो मैंने 0.5 ही मान लिया। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.15, क्योंकि वाटर का है 270.315 माइनस
2.15 सॉरी मतलब माइनस 271 केल्विन। तो ये डेल्टा TF1 हो गया। तो इसका हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो इसका हम 2 गुण कर देते हैं, तो TF2 हमको ऐसे निकल जाएगा। TF2 क्या आ रहा है? TF2 आ रहा है 2 इंटू 2.15। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 30 और यहाँ पर 4.3, मतलब इससे थोड़ा कम आएगा, तो मैंने मान लिया ऐसा, तो आ गया, तो 4.3 आ गया। अब हमको TF का वैल्यू पूछे हैं, तो डेल्टा TF आ गया हमारा 4.3। अब TF मतलब क्या है? TF मतलब है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हो गया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो डिफरेंस है वो आएगा 4.3। अब TS इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं TW/4.3, और वाटर का है 273.15 माइनस 4.3, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 5, ये बस कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो ये आ गया 268.85 केल्विन। तो हम नियरेस्ट इक्वल्स टू इसको मान सकते हैं ऑप्शन के बेसिस पे 269 केल्विन। तो ये होगा आपका ऑप्शन। देखो, आपने इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, तो थोड़ा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है आंसर के बीच में। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, आप समझ गए होंगे, पर इस दोनों के अंदर ही हो सकता है कुछ कोई भी, क्योंकि यहाँ देखो मोलर मास अलग है, तो ये वैल्यू तो नहीं आ सकता। जो सुक्रोज का है वो वैल्यू तो नहीं आ सकता। इसका देखो, इसका वाटर प्योर वाटर का भी नहीं आ सकता है, तो आ सकता है तो ये दोनों ही बस आ सकता है। तो इसके अंदर वैल्यू का डिफरेंस देखो करीबन 10 के करीब है, तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्स मान लेंगे तो ऐसा कुछ गलत नहीं हो जाएगा। अब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन डज नॉट शो नेट फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस। एकदम सही है। क्यों नहीं शो करता ऑस्मोसिस का फिनोमेना? क्योंकि जब आप सेम टेम्परेचर में देखेंगे तो इसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर दोनों साइड से ही सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है सेमी परमेंट मेम्ब्रेन का, तो कोई नेट फ्लो नहीं होगा, सॉल्वेंट का कोई नेट फ्लो नहीं है। सॉल्यूट तो नहीं मूव करता है SPM के अंदर से, सॉल्वेंट मूव करता है। इसके इसके ये सॉल्वेंट जो मूव करता है, इसके एप्लीकेशन में भी इसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पर नहीं मूव करता, नेट सॉल्वेंट फ्लो 0 होगा, इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोसिस नहीं दिखाता। इसका कारण भी यही लिखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव एन इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बोथ असर्शन इज नॉट ट्रू। सही हो गया। ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक आपको सेम प्रेशर दिया हुआ है एक लाइन पर, और उस 1 ATM में जो हम 1 ATM प्रेशर को मानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है, आप उसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? अगर आपका वेपर प्रेशर जो है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर हो गया तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ये है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है बॉइलिंग पॉइंट। अब हमको समझना है कि सॉल्यूट का कौन सा है एंड सॉल्वेंट का कौन सा है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है। तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसके अंदर तो सॉल्यूट नहीं प्रेजेंट है, तो वो जल्दी वेपर बना देगा। तो जल्दी वेपर बना देगा मतलब क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सेम प्रेशर में देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कम है, इसको 1 ATM प्रेशर बनाने में कम टाइम लग रहा है, तो ये सॉल्वेंट हो गया पहला बात। और इसका जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम TB नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा TB नॉट। और जो सॉल्यूशन है उसको 1 ATM प्रेशर बनाने में ज़्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा, तभी वो 1 ATM, तभी वो ज़्यादा वेपर बना पाएगा, तभी वो 1 ATM के बराबर होगा। तो ये हम TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया A, तो हमको पता लग गया सॉल्वेंट है, B सॉल्यूशन है, और इसका जो C है, C डेल्टा TB नॉट है सॉल्वेंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB। तो ये हो गया।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हेनरीज लॉ के ऊपर है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.6 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. The quantity of CO2 in 500 gram water when packed under 3.2 bar pressure at 298 Kelvin is। तो हमें पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू आपका के एच इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट होता है, तो के एच इंटू एन ऑफ सॉल्यूट बाई एन टोटल, मतलब एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखो प्रेशर यहाँ पर बार पर दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 80 पास्कल पर। तो 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो हम यहाँ से एक्स ऑफ गैस को निकाल सकते हैं। एक्स ऑफ गैस क्या होगा 3.2, ये जो बार है इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10⁵ बाई 1.6, देखो 1.6 पास्कल है यहाँ पर जो प्रेशर का वैल्यू, सॉरी हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 10⁸। तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलेगा वो आएगा 2 × 10⁻³ तो मोल फ्रैक्शन बहुत ही स्मॉल है, मतलब वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन है ये। तो हम एक्स गैस को ये कह सकते हैं कि एन ऑफ सॉल्यूट, जब हम एन ऑफ गैस बाई, यहाँ पर मैं सॉल्यूट लिखा हूँ पर ये गैस मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो गैस और लिक्विड ही है यहाँ पर। तो एन ऑफ गैस बाई एन ऑफ वाटर प्लस एन ऑफ गैस। अब गैस का तो एन, ये गैस का जो एन है ये बहुत छोटा है, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का इंडिकेट करते हैं, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो हमको यहाँ पर इसको इसके रिस्पेक्ट में 0 मान लेते हैं, तो एन ऑफ गैस बाई एन ऑफ वाटर आएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 2 × 10⁻³ ऑफ एन ऑफ CO2 बाई 500 ग्राम हमको वाटर दिया हुआ है, और इसका मोल है मतलब मोलर मास है 18, तो इसका मोल निकल के आ जाएगा 2 × 10⁻³ तो NCO2 होगा 2 × 10⁻³ इंटू 500 बाई 18। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमको, ये आ जाएगा 5 to 10, तो ये 10 क्यूब हो जाएगा, तो 10 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³, यहाँ पर आ जाएगा 18, तो 1/18 इसका आंसर आ जाएगा। और हम एन ऑफ CO2 को लिख सकते हैं W ऑफ CO2 बाई एम ऑफ CO2, मतलब मोलर मास ऑफ CO2। तो W ऑफ CO2 क्या आ जाएगा 1/18 इंटू 44, तो इसका आंसर होगा 2.44 ग्राम। The vapor pressure curves of the same non-volatile non-electrolyte solute, मतलब इसका वेंटो फैक्टर 1 है, in the same solvent are shown, the curve are parallel to each other and do not intersected, the concentration of the solutions are in the order। देखो ये जो डेल्टा टीबी है ना, ये डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी आपका जितना ज़्यादा होगा, मतलब I × KB × M, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा डेल्टा टीबी तो उतना ज़्यादा होगा। तो जब डेल्टा टीबी मतलब कि आपका टीबी का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, तब भी तो डिफरेंस ज़्यादा होगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डेल्टा टीबी ज़्यादा होगा, तो टीबी भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो हम जब यहाँ से टेम्परेचर स्केल में यहाँ पर मूव करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो कम है, उससे ज़्यादा है 1 का, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है 2 का, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 3 का। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ही तो ज़्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन 3 का ज़्यादा है, फिर 2 का 3 से कम है, फिर 1 का 2 से कम है, तो ये होगा आपका ऑर्डर। Which of the following is isotonic with 15% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी दे रखा है 1.2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब कि पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो ये मेरा गलत हो गया, मतलब कि मैंने बाय मिस्टेक कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो आपको मोलारिटी आएगा, पहले आपको मोलारिटी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर मोलारिटी में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो मोलारिटी चेक करना है। तो मोलारिटी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो 10 x d बाई मोलर मास, ठीक है, ये 10
10 रखते हैं। ये जो एक्स है ये है मास परसेंटेज, मतलब परसेंटेज डब्ल्यू, तो इसको 15 हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर 1.2 भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है उसको हम रख देते हैं। और बाई इसका मोलर मास कितना है, ये देखो ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180। तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मोलर। तो देखो 1 मोलर जो है ये किसके साथ आइसोटोनिक होगा, आइसोटोनिक मतलब ICRT। ये देखो RT का वैल्यू सारे के लिए सेम है। अब आइस का वैल्यू का ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम CaCl, अगर आप पहले ग्लूकोज का निकाल लीजिए, तो इसका आएगा ग्लूकोज का I है 1 और कॉन्सेंट्रेशन है 1, तो इसका आएगा 180 में आएगा। अब देखो इसका जो 1 मोलर CaCl2 है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 है, बट इसका I है 3, तो ये हो जाएगा 3। इसका जो AlCl3, इसका जो हम सबके लिए कंप्लीट डिसोसिएशन पकड़ लेते हैं, तो I इसका होगा 4 और कॉन्सेंट्रेशन है 1, तो इसको इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4, I 1 इंटू 4। और इनिशियल का जो आएगा 0.5 इंटू 2, क्योंकि इसका I वैल्यू है 2, मतलब Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन है, तो I वैल्यू 2 आएगा। तो इसका जो पाई आएगा वो 1 आ गया, तो यहाँ पर भी हमको 1 मिला और यहाँ पर भी हमको 1 मिलेगा, तो ये होगा आंसर। और मैं 1 और मेरा क्यों गलत हो गया, क्योंकि मेरा वहाँ यहाँ पर एक आंसर निकाला है, तो मैंने सोचा एक ऑप्शन होगा, तो मैंने एक ऑप्शन में मार्क कर दिया। और यहाँ पर जो यूरिया होगा वो है 0.5 इंटू 1, क्योंकि यूरिया डिसोसिएट नहीं करता, तो उसका आई वैल्यू होगा 1, तो 0.5 इंटू 1 होगा 0.5, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये इसके साथ आइसोटोनिक होगा। अब 57 का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा अच्छा था, मतलब अच्छा मतलब बहुत अच्छा लेवल का नहीं था, मतलब अच्छा था। If m is the normal molecular weight and x is the degree of dissociation of K4 FeCN6, then abnormal molecular weight in the solution of salt will be। तो I वैल्यू क्या होता है, I वैल्यू होता है m नॉर्मल बाई m एबनॉर्मल। तो हम m एबनॉर्मल जब निकालेंगे तो उसके लिए हमको I वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, m नॉर्मल बाई I। अब I वैल्यू कैसे निकालते हैं हम डिसोसिएशन के केस में, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब n वैल्यू, n क्या है, n है नंबर ऑफ आयन्स, इसको डिसोसिएट होने के बाद जितना आयन मिलेगा उसको हम कहते हैं n वैल्यू। तो n वैल्यू क्या आएगा 4K प्लस FeCN6 माइनस, तो हमको 5 आयन मिल रहा है, तो 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू एक्स, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू x है, तो क्या आएगा 1 प्लस 4x। I का वैल्यू आ गया, तो m नॉर्मल बाई 1 प्लस 4x, मतलब m बाई 1 प्लस 4x, तो ये आपका आंसर आ गया। Which of the following forms ideal solution? तो C6H5Cl, C6H5Br, जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट आसपास है तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्सेन मतलब आपको 6 कार्बन का एक चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये है हेक्सेन। और एक 7 मेंबर का रिंग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7। तो all of the above होगा आंसर। The elevation in boiling point of a solution of 13.44 ग्राम of CuCl2, molecular weight दे रखा है, dissolved in 1 kg water। तो elevation of boiling point क्या होगा, इसका फॉर्मूला है I इंटू के बी इंटू एम। अब देखो I मतलब यहाँ पर किसका बोला, CuCl2 का, तो CuCl2 का क्या होगा, Cu2 प्लस 2Cl माइनस, तो ये आएगा 3, तो हम 3 लिख देते हैं। और के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52, और आपका जो मोलालिटी है हमको उसको निकालना पड़ेगा। मोलालिटी मतलब क्या है, एन ऑफ सॉल्यूट बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 kg वाटर तो बोल रखा है, हमको एन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो एन ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बाई एम करके।
अब W कितना दिखा रहा है 13.44 और यहाँ पर है 334.4, तो यहाँ हो जाएगा 1/10। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 3 × 0.52 इंटू 0.1/1 kg, तो बोला तो 1 kg 1 ही हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.156। तो ये मतलब कि 1.6, आप 0.16 मान सकते हैं इसको। ये रहा आपका आंसर। Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपको आई का जो वैल्यू है उसको चेक करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन और आई का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 0.015 इंटू 1, या एक आएगा 0.015, 0.01 इंटू KNO3, K प्लस NO3 माइनस, तो ये 2, तो 0.02 आ गया। इसका कितना आ गया NO2 SO4, 2 Na प्लस SO4 2 माइनस 3 आ गया, तो 0.3। और यहाँ पर आ गया ग्लूकोज, मतलब कि इसका आई वैल्यू कितना है, आई वैल्यू है 1, तो ये आ गया 0.015। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा आ गया Na2SO4 का 0.3 सबसे ज़्यादा है, तो इसका ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। X3Y2 I = 5, इसका जो आई है वो वेंडो फैक्टर है 5 है। व्हेन रिएक्टेड विथ A2B3 I = 5, इसका भी आई वैल्यू 5 है। इन एक्वा सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन कलर, जब ये इसको हम एक बीकर में अगर डाल देते मिक्स कर देते हैं तो ये देता है ब्राउन कलर सॉल्यूशन। दीज आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज सोन ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर। अगर ऑस्मोसिस हुआ तो क्या होगा, तो देखो ये रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये रिएक्टेंट। सपोज ये कोई पाउडर है और ये कोई पाउडर है, हमको इसको वाटर में घुलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगर हम इसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करता है ना, कभी तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं फ्लो करता। अगर तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल अगर नहीं फ्लो करता है तो ये एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर पर नहीं जा पाएगा, तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं, तो कोई भी ब्राउन कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सेमी परमेबल के आर पार सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब कि अगर यहाँ पर वाटर है तो वाटर ही सिर्फ फ्लो करेगा, ये जो सॉल्यूट का कंटेंट है ये नहीं फ्लो कर सकता, तो रिएक्शन नहीं होगा। 1 kg ऑफ वाटर अंडर अ नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ 1 atmosphere dissolves 0.02 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 293 केल्विन, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो P ऑफ जो गैस है वो KH इंटू एक्स ऑफ गैस होता है, और एक्स ऑफ गैस क्या होता है, N ऑफ गैस बाई N ऑफ गैस प्लस N ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर देखो 1 kg का वाटर कंटेंट है और उसमें सिर्फ कितना ग्राम घुल रहा है, 0.02 ग्राम नाइट्रोजन डिजोल्व हो रहा है, तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है। तो N ऑफ गैस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं नीचे के लिए, मतलब कि सॉल्वेंट के बेसिस पे ये बहुत ही कम होगा, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो ये होगा N ऑफ वाटर, मतलब N ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया कितना दिया हुआ है 0.02 बाई नाइट्रोजन का मोलर मास ले लेते हैं 28 इंटू वाटर का क्या है 1 kg ऑफ वाटर, मतलब 1000 ग्राम वाटर बाई 18। ये हो गया आपका N ऑफ गैस, तो इसका P ऑफ गैस इक्वल्स टू होगा, P ऑफ गैस दिया है वह है 1 एटमोसफेयर, मतलब 1 इंटू KH इंटू 0.02 इंटू 18 बाई 1000 इंटू 28। तो KH का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1000 इंटू 28 बाई 0.02 इंटू 18। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा
7.7 इंटू 10⁴ ATM। 63 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर सम गैसेस एट 293 केल्विन इज गिवन बिलो, अरेंज द गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अगर देखो P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स हम जानते हैं, अगर P कांस्टेंट हो गया तो देखो तो के एच के 1/x, ये एक्स ही है सॉल्युबिलिटी। अब इसको हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में यूज कर सकते हैं, प्रेशर के टर्म में भी आ सकता है। तो ये एक्स हो गया सॉल्युबिलिटी। तो जिसका के एच का वैल्यू ज़्यादा है उसका एक्स का वैल्यू कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। तो देखो किसका यहाँ बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब किसका एक्स का वैल्यू कम है वो हमको चेक करना है। देखो ऑक्सीजन का जो एक्स का वैल्यू है ये सबसे कम है, तो इसका सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा हो गया। अब हाइड्रोजन का उसके बाद है सॉल्युबिलिटी का वैल्यू, तो उसका सॉल्युबिलिटी इससे कम होगा, पर हीलियम एंड नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। अब नाइट्रोजन का क्या है, हीलियम से ज़्यादा है, अब कम है के एच का वैल्यू, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा हीलियम से। तो हीलियम का लास्ट सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा के एच का वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू है, तो उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन सेल Fe सॉलिड से Fe2+ हो रहा है, Fe सॉलिड से Fe2+ हो रहा है। यहाँ पर रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe3+ से हो रहा है Fe2+। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस कर लेते हैं चार्ज। तो यहाँ पर हम देते हैं 2 Fe3+, यहाँ पर है 3 Fe2+, तो चार्ज बैलेंस भी हो गया। नेट इलेक्ट्रॉन जो चेंज है वो आ गया हमारा 2। तो हमको पूछा डेल जी नॉट हम जानते हैं -NF E0 सेल, तो इनका वैल्यू आ गया 2, एफ का वैल्यू 96500 और इसका वैल्यू आ गया 1.211। ये जूल में आंसर आएगा, तो ये आ गया -233.70 किलो जूल, सॉरी 70 जूल। तो ये किलो जूल में आएगा तो 233.7 किलो जूल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, जी क्या दिया हुआ है, जी है 129, सेमी इनवर्स फील्ड विथ KCl कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है 1.4 मोलर 0.1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन इज 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो दिया है 100 ओम। सेम सेल मतलब जी सेम सेल मतलब जी सेम, आपको ये ध्यान में रखना है। फील्ड विथ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर और सॉल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है R=50। तो रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम का वैल्यू, तो लैम्डा M1 हम निकाल लेंगे, तो कप्पा इंटू 1000/m, लैम्डा M1 हो गया। और कप्पा का वैल्यू क्या होता है, कप्पा का वैल्यू तो यही होता है ना 1/r इंटू L/A, तो सेल कांस्टेंट हो गया L/A। तो G/r लिख सकते हैं हम, और G तो सेम है, तो G/rm इंटू 100, तो लैम्डा M1/λ M2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा M को कंपेयर करते हैं तो R2M2/R1M1, तो R2 क्या है, R2 है 50 और M2 कितना है 0.2, और यहाँ पर कितना है R1 100 और यहाँ पर है 0.1, तो यहाँ से यहाँ को करते हैं 50 2 100, तो 100 हो गया 1:1 आंसर होगा आपका। Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high current. If 4.0 into 4 ampere of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours, what mass of aluminium is produced? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। हम जानते हैं फेराडोस फर्स्ट लॉ से क्या जानते हैं हम, वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम
बाई 96500 इंटू आई इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। आपको इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट, ये डायरेक्ट PYQ का क्वेश्चन है, समथिंग 18 का होगा, 2018 का क्वेश्चन, और ऐसा ही होगा, अब देख लेना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो एटॉमिक वेट इसका है, और देखो मोल्टेन Al2O3, तो Al3 प्लस होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया तो 3, और इसका जो एटॉमिक वेट है ये होगा 27 दिया हुआ है, तो 3 9। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो आ गया 9/96500 इंटू आई का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁴, और जो टाइम हमको लेना है सेकंड में मतलब 6 घंटे, 6 इंटू 3600 हम करेंगे तो सेकंड में आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁴ ग्राम। अब कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो EMF क्या होता है, EMF ऑफ सेल क्या होता है, ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और दूसरा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो B&D हो जाएगा। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 87 का क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड CH3 माइनस आयन दिया हुआ है, इतना मोलर कंडक्टेंस है ये 0.008 मोलर, और CH3COOH इतना दिया हुआ है। व्हाट विल बी द Ka फॉर CH3COOH। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम से लिंक करके दिया हुआ है, पर फॉर्मूले से आप करेंगे तो हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि A = क्या होता है, C α² 1 माइनस अल्फा, ये होता है। तो हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा m/α m डाइल्यूशन सॉरी लैम्डा m/λ(m) डाइल्यूशन। तो लिमिटिंग जो है मतलब मैक्सिमम, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस, और वो कब होता है, वो जब डाइल्यूशन हम जितना करेंगे उतना कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका जो कंडक्टेंस है मैक्सिमम होता है। तो लिमिटिंग कंडक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को शो करता है। तो लैम्डा एम जो दिया हुआ है वो लैम्डा एम का वैल्यू है 48, और जो लैम्डा एम अल्फा दिया है वो है 384, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.125 आएगा। तो कि कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं 0.008 और 0.125 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 0.125। तो इसका जो आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। इन गैल्वानिक सेल Cu सॉलिड से Cu+2 ये हो रहा है, और Ag+ से Ag हो रहा है। तो द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन द एक्सटर्नल सर्किट। इस इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा ये बोलना। हम क्या जानते हैं, इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका लेफ्ट हैंड साइड है एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और राइट हैंड है कैथोड जहाँ पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक Cu है जहाँ से Cu2+ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है Ag है, मतलब Ag+ है सॉल्यूशन में, तो वहाँ से Ag डिपोजिट हो रहा है, Ag डिपोजिट हो रहा है। Ag डिपोजिट हो रहा है मतलब क्या, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहाँ से Cu है इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में, मतलब कि
सॉल्यूशन में Cu2+ आ रहा है और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जा रहा है। तो अगर हम इस दोनों को हम एक वायर से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब Cu प्लेट से बाहर निकल रहा है, क्योंकि Cu तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Cu2+ होकर सॉल्यूशन में आ रहा है, तब ये इस वायर पर ऐसे मूव करता हुआ Ag का प्लेट पर जाएगा और वहाँ पर क्या हो रहा है, Ag2+ इलेक्ट्रॉन लेकर Ag के रूप पे यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो एक्सटर्नल जो सर्किट है वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cu टू Ag फ्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu2+ से Cu+ से Cu ये दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ Cu2+ से Cu, तो Cu+ मैं जो मेथड दिखाया हुआ हूँ वैसे ही कर लेना, वो शॉर्ट में हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा आपका एक भी क्वेश्चन। तो Cu2+ से Cu+ जब होगा तो उसके लिए हमको दिया हुआ है 0.15 वोल्ट, और Cu+ से जब Cu हो रहा है तो 0.50 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमको बताना है Cu2+ से जब इसका इनॉट वैल्यू कितना होगा। तो देखो इनॉट जो वैल्यू है उसके साथ हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको तो मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 इनॉट इक्वल्स टू यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 0.15 इंटू 1 प्लस 0.50 इंटू 1, तो इनॉट हो रहा है 0.15 प्लस 0.50/2, तो 0.75/2, तो हो रहा है 0.325, सॉरी 0.65 होगा, तो 0.325 वोल्ट आंसर आ रहा है। बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज, ये सेल दिया हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन का, और ये आपका है, ये भी ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सेल पोटेंशियल हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag2+, सॉरी 2Ag+, 2Ag में रिड्यूस हो रहा है, और हमको दिया हुआ है Zn का रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमको लगेगा Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव ही ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस 0.76। एंड यहाँ पर तो Ag का तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल पहले से ही दिया हुआ है Ag का, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag+ का ये क्या आएगा आपका 0.34, तो हम इसको जोड़ देंगे तो सेल पोटेंशियल मिल जाएगा हमको, नॉट सेल क्या होगा 10, तो 1.1 वोल्ट ये आंसर होगा। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करा है मैंने, आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ भी आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं तो ये कंटिन्यू बनाऊंगा, और अगले बार से मैंने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के पहले ही मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपके लिए थोड़ा हेल्प हो पाए, क्या आप दूसरे उसके बाद जो एग्ज़ाम है उसके लिए फोकस कर पाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगले बार आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बता देना, तभी तो मैं सोच पाऊँगा, तभी तो थोड़े सोचने के बाद ही तो वीडियो बनाऊँगा ना, नहीं तो ऐसे ही वीडियो बनाने बैठ गए, ऐसे तो नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं हमारा केमिस्ट्री का LNDLP का टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। यहाँ बोला गया है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 1.64 atm and that of sucrose solution is 2.46 atm. When equal volume of the above two solutions are mixed, the osmotic pressure of the resulting solution is, तो हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, पाई इक्वल्स टू पाई1 v1 प्लस पाई2 v2 बाई v1 प्लस v2। तो इक्वल वॉल्यूम बोला तो हम इक्वल वॉल्यूम भी मान लेते हैं, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू भी मान लेते हैं।
तो क्या आएगा, पाई वन दिया है 1.64 प्लस इंटू वी प्लस 2.46 इंटू वी बाई वी प्लस वी। तो वी कॉमन ले लेते हैं और आएगा 6 4 10, 1 6 10 11, ऐसा ही आएगा। तो ये आएगा 222025। तो ये होगा आपका 2.05, मतलब ऑप्शन 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विमोलर सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट एज्यूमिंग इक्वल आयोनाइजेशन इन ईच केस। हम मान लेते हैं कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया, तो ये जितने भी आयन में ब्रेकडाउन होगा वही होगा उसका वेंट ऑफ फैक्टर। तो पहले के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई होगा 4, मतलब कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आयन है ये प्लस और 3Cl माइनस, ये प्लस और ये 2 प्लस, ये होगा 3 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर जो होगा ये है 3 प्लस और यहाँ पर होगा 3Cl माइनस। यहाँ पर FeH2 प्लस 2Cl माइनस, FeH4 Cl2 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर I हो गया 2, यहाँ पर हो गया I 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा I 1, क्योंकि ये आयन में डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि सारे स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर है। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत आता है कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या बता रहा है। सपोज हम जिसका आई ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मतलब कि वैल्यू मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, बट नेगेटिव आप लगा दोगे तो वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, तो हमको फ्रीजिंग पॉइंट मतलब नेगेटिव को लेकर सोचना होगा। तो आई ज़्यादा मतलब माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट कम, माइनस पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है माइनस में। तो माइनस में जो वैल्यू, माइनस को लेकर जो वैल्यू ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हम मान लेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले की सपोज फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज 0.04, सेकेंड का है -0.03, थर्ड का है -0.02 और फोर्थ का है -0.01। तो मैंने स्टैंडर्ड माना है -0.01 को, और वेंट ऑफ फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, क्योंकि इसका वेंट ऑफ फैक्टर है 4, इसका है 3, इसका है 2, इसका है 1। तो नेगेटिव में जो वैल्यू है, ये नेगेटिव में वैल्यू है इसका सबसे कम है, मतलब कि नेगेटिव में कम मतलब इसका मैक्सिमम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर का एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया था इसका कैलकुलेशन की वजह से। मैं आपको वो कैलकुलेशन कैसा करना है बता दूंगा। तो क्या कहा गया कि एक सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ऑफ 6 ग्राम सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है 6 ग्राम, और 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व करने के बाद उसका जो वेपर प्रेशर है ये आ गया 20 टॉर। अब 1 मोल ऑफ वाटर है, उसको ऐड किया, 1 मोल H2O ऐड किया गया इसमें, तो आपका जो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस टू, वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो हो गया 20 प्लस 0.02। तो आपको बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है डेल पी बाई पी एस इक्वल्स टू होता है H2। डेल पी क्या होता है, डेल पी मतलब पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू x2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो एन ऑफ सॉल्यूट बाई एन ऑफ सॉल्वेंट प्लस एन ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसका जो वैल्यू है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम कम होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन है। तो पी नॉट का वैल्यू है 20, सॉरी पी नॉट, तो इसका निकलना है हमको -20/20 इक्वल्स टू 6/m बाई 180 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो 180 ग्राम वाटर बाई 18, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड जो केस है उसमें है पी नॉट, मतलब इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो 20.02/20.02 इंटू 6/m प्लस इसमें 1 मोल वाटर ऐड किया 1 मोल मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर ऐड किया, तो वाटर का अमाउंट क्या होगा 198 हो गया। तो 198 हम डिवाइड करते हैं तो 198/18 ऐसा ही आएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी नॉट बाई 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 6/m इंटू 18/, यहाँ पर आप काट सकते हैं, इसको 10 कर दे सकते हैं, 6/10m यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 11m हो जाएगा। पी नॉट बाई 20.02/20.02 इक्वल टू 6/m इंटू 19/198, मतलब ये 11 हो जाएगा, तो 6/11m हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पी नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20.22 टॉर। ये थोड़ा खुद से कैलकुलेशन कर लेना, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। When FeOH whole 3 sol is prepared by condensation method, then due to absorption of which ion particles of FeOH H3 FeOH whole 3 get positive charge, Fe3+ ही होगा, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव सॉल है वो तो पॉजिटिव आयन को ही अपने सरफेस पर अटैच कर लेगा, तो उसके लिए तो आपका जो सॉल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये थोड़ा आपका मैंने ये टॉपिक सही से नहीं पढ़ा, मतलब ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, तो थोड़ा बहुत जो आइडिया था उसमें से ही क्वेश्चन करा था पिछली बार जो पढ़ा था। तो ये अब मुझे बाद में अच्छे से देखना पड़ेगा ये सारा टॉपिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कोलोइडल सॉल्ट ऑफ स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, नहीं ये होगा लायोफिलिक सॉल्ट, ये सही है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विथ वाटर, नहीं होगा, क्यों देखो यहाँ पर लिखा ही है फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है, कंडेंसेशन मेथड है, डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता इसको, तो यही होगा इनकरेक्ट। तो अब पहले का क्वेश्चन से भी इसको बना ले सकते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 4 मोल ऑफ ए एंड 6 मोल ऑफ बी, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। वाई ऑफ बी जब आप लिखेंगे तो पी बी नॉट बाई एक्स बी बाई टोटल प्रेशर, मतलब पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये जो एक्स है ना ये है वाटर, मतलब कि यहाँ पर देखो वेपर फेज में आपको मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है, और ये था जब सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन कितना था। तो पी बी नॉट का वैल्यू दिया है 120 और इसका जो मोल दिया हुआ है 6 और ए का मोल है 4, तो टोटल मोल होगा 10, और इसका जो ए का जो है इसका मोल हो गया 4 और टोटल मोल 10, और पी बी 120 इंटू 6/10, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 72। देखो इसका कैलकुलेशन का जो अप्रोच होगा वो कैसे होगा, देखो 72 का जो डबल है तो हो जाएगा 144, तो 144 से यहाँ कम है, तो 144 अगर होता है तो हमको क्या मिलता है 72 टू ज़ा 144, तो यहाँ होगा 0.5 होता, यहाँ पर 0.5 होता। तो जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है तो इसका वैल्यू बढ़ेगा,
इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो और 0.5 से एक ही वैल्यू ज़्यादा दिया हुआ है 0.64, तो मैंने ये मार्क कर लिया। अगर आपको 0.5 से बड़ा कोई और वैल्यू दिया होता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता था। तो मैंने ये लगाया कि यहाँ जो इसका डबल होता तो 0.5 आता, और उससे कम है यहाँ पर तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगा 0.5 से, तो वो आ जाएगा 0.64। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये होगा मतलब इसको कहते हैं आर्च ठाकल डी बाई इक्वेशन, ऐसा कुछ कहता है। तो मुझे इक्वेशन याद था और आपको ये याद ही करना पड़ेगा। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं, स्ट्रॉन्ग। गाम इज लायोफिलिक सॉल्ट, ये सही है। और बिकॉज नेचर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गाम पार्टिकल्स विथ वाटर इज वेरी हाई। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जाएगा, आपका जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन और रीजन है दोनों ही ट्रू है। मैंने ये सही मारा था, बट मैंने देखो यहाँ पर क्या गलती की, असर्शन इज ट्रू बट रीडिंग इज फॉल्स। ये तो सिली मिस्टेक हो गया, तो मार्किंग मिस्टेक हो गया। ऐसे ही मेरा दोनों क्वेश्चन का नंबर कट गया। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन था और यहाँ पर ये एक क्वेश्चन हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द डेल्टा इज सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इक्वल्स टू, उसका देखो आप जो सॉल्यूशन CuSO4 बनाओगे, पहले तो CuSO4 का जो सॉल्यूशन है उसको तो पानी में डिजोल्व करना होगा, और पानी में डिजोल्व करने के बाद तो वो पानी के साथ उसका क्रिस्टल नहीं तोड़ोगे, पानी में पहले डिजल्व कैसे होगा, और डिजल्व होने के बाद ना पानी से वो बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रेट होगा। तो आपको दोनों एनर्जी लेना पड़ेगा, एक है लैटिस एनर्जी और एक है हाइड्रेशन एनर्जी। सुटेबल इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन ऑफ HCOH अगेंस्ट KOH। देखो मैं तुमको बता देता हूँ कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो काम करता है इस रीजन पर, मतलब एसिडिक रीजन पर, और जो फेनोल्फथालीन है वो काम करता है बेसिक रीजन पर। अब जो देखो HCOH का अगर हम pH और pH ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, पहले जो वीक एसिड है तो इसका pH सपोज हम मान लेते हैं कि 5, तो 5 से शुरू होगा। और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो बहुत स्टीपली जाएगा ये स्लोप, और करीबन 14 तक पहुंच जाएगा। देखो तो हमारा ज़्यादा का ज़्यादा जो वैल्यू है वो तो बेसिक रेंज पर ही है ना, 14 के बाद ये तो 7 के पास है, मतलब 2 घर का गैप है, यहाँ पर तो 7 घर का गैप है। तो ज़्यादा का ज़्यादा से जो वैल्यू आएगा वो बेसिक रेंज में आएगा, तो उसमें हम फेनोल्फथालीन यूज करेंगे, क्योंकि वो बेसिक रीजन पर हमको इंडिकेट कर देगा कि ये रिएक्शन बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ही आधा होता है, वो होता है -57.2 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसा ही होता है। सॉरी 57.2 जूल पर मोल होता है, -57.2 जूल पर मोल होता है, और -13.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है। नॉट ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन एज, ये दिया हुआ है तो आपको बताना कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिडक्टेंट कौन है। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट कौन होगा, जो खुद को जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेगा, वही तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस कर सकता है। तो जो खुद ज़्यादा तेजी से ऑक्सीडाइज हो रहा है हमको वो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सभी में I2 ये रिड्यूस हो रहा है, तो हम इस एस्पेक्ट में भी कह सकते हैं, यहाँ पर ऑल रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, देखो Ap3+ Ap2+, तो हम इसमें रेस्पेक्ट जब इसको लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन मतलब क्या, खुद ज़्यादा जल्दी से ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस कम हो रहा है। तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो इसका खुद का रिड्यूसिंग नेचर कम होगा, मतलब खुद रिड्यूस कम होगा, तो उस वैल्यू किसका कम है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका कम है हम वो देख लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर SN+4 जो है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने पर आपका
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम मिल रहा है हमको, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होगा। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, अगर हम SN+2 से +4 जाए तभी ना ऑक्सीडाइज होगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो रिड्यूस होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर SN+2 है, अगर यहाँ पर SN+4 का ऑप्शन होता और आप मार्क कर देते तो गलत हो जाता है। SN+4 SN2+ में रिड्यूस होगा और SN2+ SN+4 में ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा आपको O2 इवॉल्व एनोड। ये NCERT का डेटा है, ये NCERT पर आपको मिल जाएगा, आप उसी से देख लेना। If the इनॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, इनॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव है तो डेल जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशन फॉर वैल्यूज ऑफ डेल जी नॉट, तो डेल जी नॉट का वैल्यू तो पॉजिटिव हो गया। और के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है, जैसे कि इनॉट का वैल्यू हो गया तो ई माइनस सॉरी ई का वैल्यू हो गया क्या, ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो अगर नॉट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नॉट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है ई सेल 0 हो जाता है। तो ई सेल हम कैसे डिनोट करते हैं, ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, और यही तो होता है केसी ना, ये तो केसी होता है। तो यहाँ पर ये 0, तो माइनस ई नॉट इक्वल्स टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग केसी। तो ई नॉट का वैल्यू ये आ रहा है। अगर ई नॉट को नेगेटिव होगा, नेगेटिव होना है तो केसी का वैल्यू क्या होना चाहिए, केसी का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। केसी का वैल्यू 1 से कम मतलब देखो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसको कम होना पड़ेगा, रिएक्टेंट का वैल्यू को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो केसी का वैल्यू 1 से कम आएगा। और 1 से कम आया तो ये लॉग का जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगा। और जब तो हमको इनॉट सेल यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है तो कैसा आएगा कि केसी का वैल्यू 1 से कम हो और डेल जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा। द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल, ये दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस इफ। देखो इनॉट सेल क्या होता है 0.059/2 log P2/P1। अब देखो इसको हम आपको लिखाना सिखाते हैं कि आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो PT हमारे Cl2 से आप HCl मान सकते हैं और HCl से फिर से आपका Cl2 बनेगा। तो यह है P2, यह है P1। तो पहले हम देखेंगे HCl बन रहा है तो कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो Cl माइनस बन गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू है P1 और इसका जो वैल्यू है सॉरी Cl2 का यहाँ पर P1, ये तो Cl माइनस है सॉरी, और HCl से मतलब Cl माइनस से Cl2 बन रहा है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू होगा P2। तो प्रोडक्ट तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है Cl2 प्लस Cl माइनस से हो रहा है Cl माइनस प्लस Cl2, यहाँ पर हो गया P2, यहाँ पर हो गया P1। तो नोट का फॉर्मूला क्या होगा 0.059/2 log P2/P1, ये हो गया ना। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो P2 को P1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और ई नॉट का वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा। नंबर दिया हुआ है 77 में, द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज 50 ओम, और यहाँ पर वन नॉर्मल दिया गया है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस if the two platinum electrode in solutions are 2.1 semi apart and each having area of 4.2 सेमी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या करना है, कप्पा निकालना है। कप्पा निकालना है मतलब कंडक्टिविटी निकालना है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, जो होता है 1/ρ मतलब 1/रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो
इसका वैल्यू होता है 1/R/L/A। तो ये हो जाएगा 1/50 इंटू 2.1/4.2, तो 1/100। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 बटे n। कप्पा का वैल्यू कितना आ गया 100 और 1000 यहाँ पर है, और इन नॉर्मलिटी का वैल्यू 1 आ गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, मैंने तब छोड़ दिया, मैं नहीं जानूँ क्यों छोड़ दिया, ऐसा ही लगा तो छोड़ दिया। 78 का जो क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ डेसीमोलर aqueous solution of NH4OH is 9.54. At infinite dilution its molar conductance is इतना दिया हुआ है। परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर दिया हुआ है, हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमको देखना पड़ेगा इसका अल्फा की सेम कॉन्सेंट्रेशन बता दिया। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता तो हमें लेना पड़ता। तो अल्फा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा एम का वैल्यू है 9.54 और ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ये 238 है, इंटू 100 कर देंगे तो हमको परसेंटेज में ऑप्शन आएगा 4.008%। जो 1 मोल ऑफ H2O2 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, तो 2 फेराडे जाएगा। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn+2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट का और इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है, +7 से हो रहा है +2, तो 5 फेराडे होगा। 1.5 मोल, देखो यहाँ पर है 1.5 मोल, तो हमको 1.5 से गुना करना पड़ेगा। Ca फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, तो Ca2+ से हो रहा है Ca। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 2, वो 1 मोल के लिए। अब 1.5 मोल के लिए क्या होगा, 1.5 इंटू 2 मतलब 3 फेराडे, तो 3 होगा। 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, यहाँ पर FeO का जो Fe का जो चार्ज है +2 है, Fe2O3 में ये है +3, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चेंज जो है वो है 1, तो यहाँ पर 1 फेराडे करंट मतलब रिक्वायर्ड है। लैम्डा एम इक्विवेलेंट A2+ 200 यूनिट्स, लैम्डा इक्विवेलेंट B3 माइनस 400 यूनिट। तो इसका क्या पूछा गया, तो इक्विवेलेंट में कोई वैलेंसी फैक्टर और कोई भी मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड नहीं हो, माने मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐड करके ही लिख देंगे। कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द ऑफ ब्रोमीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बिया यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है। अब हमको देखना पड़ेगा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कौन सा स्पीसीज के लिए हो रहा है और कौन से के लिए नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि हमको देखना पड़ेगा इनॉट सेल का जो वैल्यू है। इनॉट सेल हम क्या जानते हैं, इनॉट रिडक्शन प्लस इनॉट ऑक्सीडेशन। तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो उस जो स्पीसीज है उसका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा। देखो यहाँ +7 से +5, +5 से +1, +1 से 0 और 0 से -1 आ रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन जो है 1.82 वोल्ट, तो यहाँ तो डायरेक्शन तो एक तरफ ही और यहाँ पर जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो भी एक तरफ ही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब BrO3 माइनस के बाद में बारे में आते हैं, तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो रिड्यूस हो रहा है ये है 1.5, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइज जब होगा तो इसका वैल्यू आ गया -1.82, तो -1.82 तो ज़्यादा हो गया 1.5 से वैल्यू, मतलब अब मोड वैल्यू की बात करें तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा। तो HBRO का जब देखते हैं तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है जब 1 से 0 आ रहा है तो इसका 1.595 है, और इसका जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन के लिए तो ये आ जाएगा -1.5, तो -1.5 तो 1.595 से कम ही है, मतलब इसको हम जब माइनस करेंगे
वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.095 जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। और Br2 में क्या होगा, Br2 में देखो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है मतलब रिडक्शन है वो आएगा 1.0652, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो आ जाएगा -1.595। तो मैग्नेटिक होने जाए तो मतलब अकॉर्डिंग टू मैग्नेट्यूड 1.595 ज़्यादा है इससे, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो टोटल सेल पोटेंशियल इनॉट सेल भी नेगेटिव आएगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ ये कंपाउंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन देगा, क्योंकि इसका इनॉट सेल जो है वो पॉजिटिव है, और इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस इनॉट ऑक्सीजन पोटेंशियल को जब हम करते हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये भी आप एनसीईआरटी से देख लेना, इसको मैं समझा तो नहीं सकता, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया।